हेलो हेलो। जय हिंद बच्चों। ये आपका लेक्चर नंबर 9 का बी है। लेक्चर नंबर 9 का बी है। ध्यान रखिएगा बच्चों। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि oogenesis या अंडाणु जनन क्या होता है। तो बच्चों अब oogenesis प्रोसेस के बाद आपका आता है समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। सॉरी बच्चों, विदलन जिसे क्लीवेज बोलते हैं और समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये माइटोसिस और क्लीवेज में आपसे अंतर पूछा जाता है। उससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्लीवेज और माइटोसिस होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा। इससे पहले हम जल्दी से आपको समराइज करते हैं क्या oogenesis की प्रोसेस को, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। तो क्या होता है बच्चों, जब कोई लड़की माता के गर्भ में होती है तो उसमें क्या होता है, उसके अंडाशय में अंडजनन कोशिकाएं या ओगोनियाँ पाई जाती हैं और ये अंडजनन कोशिकाएं या ओगोनियाँ अपनी संख्या को बढ़ाती हैं समसूत्री विभाजन करके। और जो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो बनी हुई कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम ओगोनियम बोलते हैं। तो ओगोनिया से ओगोनियम बनी तो क्या होता है, ओगोनियम में फिर क्या होगा, ओगोनियम की कोई एक कोशिका में वृद्धि होती है और वह अपने आकार में वृद्धि करके प्राथमिक अंडाणु कोशिका में बदल जाती है। ठीक है। और जैसे ही प्राथमिक अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है तब यह प्रोसेस कुछ समय के लिए रुक जाती है और यह तब तक रुकी रहती है प्रोसेस जब तक कि वह फीमेल जो है, जो मतलब बेबी है, जो लड़की है, 12 से 14 वर्ष की अवस्था में नहीं आ जाती। तो प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक अंडाणु कोशिका से के निर्माण होते ही यह प्रोसेस रुक जाती है। और यह कब तक रुकी रहती है oogenesis की प्रोसेस, जब तक कि कोई लड़की 12 से 14 वर्ष की अवस्था में नहीं पहुंच जाती। और जैसे ही लड़की प्यूबर्टी मतलब कि 12 से 14 वर्ष की अवस्था में आती है, इसमें होगा अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। प्राथमिक अंडाणु कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है तो हमें 2 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। एक बड़ी कोशिका प्राप्त होती है जिसे हम द्वितीय अंडाणु कोशिका बोलेंगे। एक अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के फलस्वरूप हमें पहली बड़ी कोशिका प्राप्त होती है जिसे हम मतलब 2 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। एक बड़ी जो होती है, बड़ी कोशिका होती है, उसे हम द्वितीय अंडाणु कोशिका बोलेंगे और एक छोटी कोशिका होती है जिसे हम प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका बोलेंगे। अब क्या होता है बच्चों, अब फिर से यह प्रोसेस कुछ समय के लिए रुक जाती है और यह तब तक यह प्रोसेस रुकी रहती है जब तक कि कोई शुक्राणु आकर के इससे द्वितीय अंडाणु कोशिका से आकर नहीं मिलता। जैसे ही द्वितीय अंडाणु कोशिका से आकर शुक्राणु मिलता है तो इस द्वितीय अंडाणु कोशिका में होगा अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है प्राथमिक अंडाणु कोशिका में, ठीक है, और प्राथमिक अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होता है इसके जैसे ही शुक्राणु आता है तो 2 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। एक छोटी कोशिका जिसे द्वितीय ध्रुवीय कोशिका बोलेंगे, द्वितीय ध्रुवीय कोशिका, और बड़ी जो कोशिका प्राप्त होगी उसे अंडाणु बोलेंगे। एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका को छोटे आकार की कोशिका को हम द्वितीय ध्रुवीय कोशिका बोलेंगे या द्वितीय ध्रुवीय कोशिका, और एक बड़ी कोशिका को अंडाणु या अंड कोशिका बोलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ओगोनिया से ओगोनियम बनती है और ओगोनियम से प्राथमिक अंडाणु में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के फलस्वरूप द्वितीय अंडाणु का निर्माण होता है। द्वितीय अंडाणु में अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अब अगर ये होता है, अगर ऐसा हो बच्चों कि अगर ये आपका द्वितीय अंडाणु कोशिका के पास शुक्राणु ना आ पाए तो उस केस में क्या होता है, यह जो द्वितीय अंडाणु कोशिका होती है इसमें निषेचन तो हुआ नहीं। जब निषेचन नहीं होता तो ये अनिषेचित द्वितीय अंडाणु कोशिका टूट करके
गर्भाशय में आता है और गर्भाशय की आंतरिक परत तथा द्वितीयक अंडाणु कोशिका टूट करके योनि मार्ग से बाहर निकलती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ध्यान रखिएगा, तो ये प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है कि अनिषेचित द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम का टूट करके शरीर से बाहर निकलना, योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उससे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि समसूत्री विभाजन और विदलन क्या होता है। इसमें अंतर आपसे पूछा जाता है बच्चों, जरूर नहीं कि अंतर ही पूछा जाए, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विदलन किसे कहते हैं, विदलन को समझाइए। ठीक है, यह विदलन समसूत्री विभाजन से किस प्रकार अलग है, समझाइए। तो बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होता है आपका ये क्या होता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो समसूत्री विभाजन होता है यह वह समसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर के दो समान कोशिकाओं का निर्माण करती है बच्चों, और जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं वह जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं इनमें डीएनए और क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वह अपने जनक कोशिका के समान ही होगा। ठीक है, तो और क्या होता है समसूत्री विभाजन बच्चों शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होती है। सामान्य कोशिका मतलब सोमैटिक सेल, जैसे कि न्यूरॉन्स की सेल मतलब तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, रक्त की कोशिकाएं, मांसपेशियों की कोशिकाएं, हड्डियों की कोशिकाओं में, इन सारी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। सिर्फ मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण में ही जब हमें नर युग्मक और मादा युग्मक या जनन कोशिका का निर्माण करना होता है तभी हमें अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बाकी जहाँ भी होता है समसूत्री विभाजन होता है, जब भी होगा आपका तो क्या होता है बच्चों, यह शरीर की सोमैटिक सेल या सामान्य कोशिका या कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। अब क्या होता है बच्चों इस विभाजन में एक जनक से दो पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती है। एक डिप्लॉइड सेल से दो हमें डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं आफ्टर माइटोसिस डिवीजन। ध्यान रखिए बच्चों, जो बनने वाली दोनों कोशिकाएं होती हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब ही यही होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे फादर में होंगे या जो पेरेंट सेल में होंगे वही डॉटर सेल में भी होंगे। बच्चों यह विभाजन क्या होता है बच्चों, यह विभाजन वृद्धि मतलब कोशिकाओं शरीर की वृद्धि विकास और कोशिकाओं के मरम्मत तथा ऊतकों की मरम्मत तथा कुछ जीवों में अलैंगिक जनन के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, इस विभाजन को हम 5 चरणों में बांट सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जो ये आपका समसूत्री विभाजन होता है इसे हम 5 चरणों में बात करते हैं, बांट सकते हैं। वो 5 चरण कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला आपका आता है बच्चों, पहला स्टेप आती है इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने बताया अभी कि यहाँ पे होती कहाँ पे है यह समसूत्री विभाजन, तो त्वचा की कोशिका, रक्त की कोशिका, मांसपेशियों की कोशिका और तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में, जो कि मैंने पहले बता दिया था आपको। और ये 5 चरण कौन से होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। आपको ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। प्रोफेज में क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम के जो होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो मोटे और स्पष्ट हो जाते हैं प्रोफेज में। और मेटाफेज में क्या होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम के मध्य पंक्तियां बनने लगती हैं, सॉरी बच्चों, जो क्रोमोसोम होते हैं वो मध्य में पंक्तियों में लगना प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं, कोशिका के क्रोमोसोम होंगे वह पंक्तियों में लगने प्रारंभ होते हैं, मध्य में पंक्तियों में लगने प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम, कोशिका के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होंगे वह सेल्स में वो क्या होंगे, मध्य में पंक्तियों में मतलब लाइन में लगना प्रारंभ हो जाएंगे। और क्या होगा
मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं, कोशिका के क्रोमोसोम जो होगा वह मध्य में पंक्तियों में लगना प्रारंभ हो जाएगा मेटाफेज में। और एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम से क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। और टेलोफेज में क्या होगा, दो नए न्यूक्लियस या नाभिक बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों, कोशिका का साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। जो कोशिका द्रव्य होता है बच्चों, या साइटोप्लाज्म प्लाज्म होता है बच्चों, वह विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाएगा और दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, हो जाएगा, या दो कोशिकाएं बनती हैं। कोशिका का साइटोकाइनेसिस फेज में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, आपका कोशिका का साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, या विभाजित होकर के कोशिका द्रव्य दो कोशिकाओं को बनाती है, या दो कोशिकाएं बनती हैं। विभाजन के फलस्वरूप होकर के दो कोशिकाएं बनती हैं या बनाती हैं, दो कोशिकाएं बनती हैं। अब क्या होगा बच्चों, तो यह समसूत्री विभाजन आपकी रक्त की कोशिकाओं में, त्वचा की कोशिकाओं में, मांसपेशियों की कोशिकाओं में और तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में होता है। अब बात करते हैं क्लीवेज क्या होता है। क्लीवेज जिसे हम विदलन बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके बारे में हम पहले विदलन को हम समझा चुके हैं थोड़ा सा पहले, जब आपको मैंने वो पढ़ाया था मोरुला ब्लास्टुला, तो उस समय आपको मैंने ये समझाया था कि क्लीवेज क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है, विदलन वह प्रक्रिया या विदलन या क्लीवेज वह प्रक्रिया होती है जिसमें निषेचित अंडाणु या जो जाइगोट होता है बच्चों, वह बार बार तेजी से समसूत्री विभाजन करके छोटी छोटी कोशिका या ब्लास्टोमियर सेल्स में बदल जाता है। मतलब जो निषेचित अंडाणु या जाइगोट होता है बच्चों, वह अपने अंदर या वह बार बार या तेज गति से समसूत्री विभाजन करेगा और छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब बच्चों क्या होता है, यह भ्रूणी विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रारंभिक चरण में होता है। जो क्लीवेज होता है बच्चों, वह भ्रूणी विकास के प्रारंभिक चरण में होता है बच्चों, और इसमें कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं बच्चों, लेकिन भ्रूण का कुल आकार लगभग समान ही रहता है। मतलब बच्चों भ्रूण का आकार नहीं बढ़ता, लेकिन कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं। कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं बिना अपने आकार को बढ़ाए हुए। और क्या होता है बच्चों, अगला पॉइंट है इसमें कि हर विभाजन में कोशिकाएं छोटी होती जाती हैं। मतलब जो ये आकार नहीं बढ़ेगा, छोटी कोशिकाएं जितना विभाजन होगा बच्चों, छोटी मतलब जितनी बार विभाजन होता है, हर विभाजन के फलस्वरूप छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है, और इससे मोरुला और ब्लास्टुला जैसी अवस्थाएं बनती हैं। इसी क्लीवेज या विदलन के फलस्वरूप मोरुला और ब्लास्टुला जैसी अवस्थाएं या अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, तो बच्चों यह आपका क्लीवेज होता है या विदलन होता है। तो विदलन क्या होता है, जो हमारा निषेचित अंडाणु होता है वह बार बार अपने अंदर तेज गति से या बार बार समसूत्री विभाजन करके बच्चों छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, जिसे हम विदलन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यह बच्चों भ्रूण के प्रारंभिक विकास के चरण में होता है। विदलन जो होता है वो भ्रूणी विकास के प्रारंभिक चरण में होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं बार बार विभाजित करती हैं बच्चों, लेकिन उनका जो आकार होगा वह मतलब जो भ्रूण का कुल आकार होता है वह समान रहेगा, लेकिन उसमें ढेर सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बनती जाती हैं। मतलब कि बार बार विभाजन के फलस्वरूप छोटी छोटी कोशिकाएं बनती जाती हैं, और इसी विदलन के फलस्वरूप मोरुला और ब्लास्टुला जैसी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, या मोरुला और ब्लास्टुला जैसी अवस्थाएं बनती हैं। अब बच्चों आगे आपका आता है, तो बच्चों क्या होता है, आपके क्लीवेज में क्या होता है। क्लीवेज की एग्जांपल की बात करें तो एक जाइगोट होता है या जाइगोट निषेचित होता है बच्चों। इतना तो आपको पता ही होगा कि जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, मतलब उसमें जो मतलब द्विगुणित होता है आपका जाइगोट। ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होता है बच्चों, 46 क्रोमोसोम होंगे। 23 गुणसूत्र पिता से पाए जाएंगे और 23 गुणसूत्र माता से। तो इन दोनों गुणसूत्रों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होगा। अब ध्यान रखिएगा, यह द्विगुणित जाइगोट क्लीवेज करके दो कोशिकाओं में बदलता है। दो कोशिकाओं से
फिर विदलन होगा तो 4 कोशिकाएं बनेंगी। 4 से 8 कोशिकाएं बनती हैं, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाएं बनती हैं। तो बच्चों क्या होता है, अब हम या फिर ये बोलें 4 से 8 कोशिकाएं और 8 कोशिकाओं से मोरुला का निर्माण होगा, मोरुला से ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों जो हमारा निषेचित युग्मनज होता है, युग्मनज के बाद 2 कोशिकाएं निर्माण होती हैं, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे विदलन की प्रक्रिया होगी, जाइगोट जो होता है 2 कोशिकाओं का होता है। अब 2 कोशिकाओं से हमारा 4 कोशिकाएं बनती है, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं बनेंगी और 16 से 32 कोशिकाएं बनेंगी। तो इस प्रकार से आपका मोरुला और ब्लास्टुला का निर्माण होता है। अब बच्चों निषेचित अंडाणु से 2 कोशिकाएं बनती हैं, या फिर जाइगोट से 4 जाइगोट जो कि 2 कोशिकाओं का होता है, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनेंगी। 4 कोशिकाओं से 8 कोशिकाएं, 8 से 16 और 16 से 32 कोशिकाओं का बनना ही विदलन कहलाता है। मतलब कि यह विदलन के फलस्वरूप ही ये कोशिकाएं बन पा रही हैं। जो आपका कुल मतलब भार होगा या कुल आकार जो होता है पूरा जाइगोट का, वो लगभग सेम ही रहेगा। बस अंदर की कोशिकाओं में विदलन के फलस्वरूप संख्या बढ़ जाती है कोशिकाओं की, ठीक है। अब आपसे बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है बच्चों कि समसूत्री विभाजन और विदलन में क्या अंतर होता है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, क्लीवेज बोलते हैं हम विदलन को, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस। तो बच्चों यह आपका जो ये होता है समसूत्री विभाजन की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वह एक प्रकार का सामान्य कोशिका विभाजन होता है बच्चों। यह सामान्य कोशिका में यह विभाजन सामान्य कोशिकाओं में होता है बच्चों। यह विभाजन सामान्य कोशिकाओं या सोमैटिक सेल में होता है, जबकि यह भ्रूण में लगातार होने वाली समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। यह भ्रूण में होता है, लेकिन जबकि आपका यह जो होता है समसूत्री विभाजन होता है वह सामान्य कोशिकाओं या सोमैटिक सेल में होगा, और यह भ्रूण में होता है। भ्रूण में होने वाला लगातार समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चों, समसूत्री विभाजन शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होता है बच्चों, और विदलन निषेचित अंडाणु या जाइगोट में होने वाली घटना होती है। मतलब यही मैंने 2 बार लिख दिया बच्चों। तो जो विदलन होता है वो बच्चों वो शरीर के जो समसूत्री विभाजन होता है वो होता है बच्चों, वह शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होता है, जबकि विदलन होता है वह निषेचित अंडाणु या जाइगोट में होने वाली घटना होती है। अब क्या होता है बच्चों, ये एक ही पॉइंट है बच्चों कि समसूत्री विभाजन जो होता है वह शरीर की सामान्य कोशिकाओं या सोमैटिक सेल में होता है, जबकि जो भ्रूण जो कि विदलन होता है वह निषेचित अंडाणु या फिर युग्मनज निषेचित अंडाणु या युग्मनज में होने वाली घटना होती है, ठीक है। और या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह भ्रूण में होने वाला लगातार समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। अब क्या होता है बच्चों, माइटोसिस कराने का उद्देश्य या समसूत्री विभाजन कराने का उद्देश्य हमारा क्या होता है कि वृद्धि, विकास और मरम्मत कराना होता है, जबकि क्लीवेज कराने का हमारा उद्देश्य होता है कि भ्रूण का प्रारंभिक विकास कराना। मतलब कि भ्रूण के प्रारंभिक विकास के लिए हम क्लीवेज का उपयोग करते हैं, और वृद्धि, विकास तथा शरीर की मरम्मत के लिए हम माइटोसिस डिवीजन का उपयोग करेंगे। 3 से 4 अंतर आपको लिखने पड़ेंगे बच्चों। और बच्चों अगला आपका आता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस जो होता है वह कोशिका का सामान्य मतलब तो बच्चों हम बात कर रहे थे समसूत्री विभाजन और विदलन में क्या अंतर होता है। तो जो समसूत्री विभाजन होता है बच्चों वह शरीर की सामान्य कोशिका, यह जो वो होता है आपका समसूत्री विभाजन होता है वह सामान्य कोशिका विभाजन होता है, जबकि यह जो विदलन होता है वह भ्रूण में भ्रूण में लगातार होने वाला समसूत्री विभाजन होता है।
अगर हम बात करें यह प्रोसेस होती कहाँ है समसूत्री विभाजन की, तो समसूत्री विभाजन की प्रोसेस सामान्य कोशिकाओं या सोमैटिक सेल में होती है, जबकि विदलन जो होती है वह निषेचित अंडाणु या जाइगोट में होने वाली घटना होती है। ये विदलन जो होगी वह निषेचित अंडाणु या जाइगोट में होने वाली घटना होती है, और यह आपकी समसूत्री विभाजन शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होती है। बच्चों, हमारा समसूत्री विभाजन कराने का उद्देश्य होता है कोशिकाओं की वृद्धि, विकास तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कराना होता है। जबकि अगर हम बात करें विदलन की, तो विदलन कराने का हमारा उद्देश्य यह होता है कि भ्रूण का प्रारंभिक विकास हो सके। ठीक है, प्रारंभिक भ्रूण के विकास के लिए हम क्लीवेज या विदलन का उपयोग करते हैं, या विदलन का उपयोग किया जाता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है बच्चों, कोशिकाओं का जो आकार होता है वह सामान्य रहता है, जबकि इसमें जो होता है विदलन में क्या होगा बच्चों, आपका क्लीवेज में हर विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं का आकार छोटा होता जाएगा, और समसूत्री विभाजन में या माइटोसिस डिवीजन में कोशिकाओं का जो आकार होता है वो सामान्य रहेगा, और विदलन में हर विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाओं का आकार होता है वह छोटा होता जाता है। अब हम बात करें अगर इससे फलस्वरूप हमें प्राप्त क्या होता है बच्चों, तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमें एक जनक कोशिका से दो समान संतति कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, या दो समान कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, और क्लीवेज के फलस्वरूप हमको बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं या ब्लास्टोमेयर्स प्राप्त होते हैं। अब बच्चों, यहाँ से आपका यह समसूत्री विभाजन और विदलन टॉपिक खत्म होता है। अब बात करेंगे हम बच्चों कि कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम आर्तोचक्र, ऋतुस्राव, ऋतुचक्र, मासिक धर्म, माहवारी के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बच्चों कि आर्तचक्र को समझाइए, आर्तचक्र किसे कहते हैं, आर्तचक्र की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। या पूछा जाए मादा प्राइमेट में आर्तचक्र की पुटकी एवं स्रावी प्रावस्थाओं में हार्मोन्स की भूमिका को समझाइए। तो बच्चों, हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चों, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ध्यान से सुनिएगा बातों को, कि आपका जो हमारा ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के फलस्वरूप निकलता है ओव्यूलेशन के फलस्वरूप ओवरी से निकलता है एग, और वह एग आकर के फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म कुछ समय तक वेट करेगा, ठीक है, 24 घंटे तक वेट करता है। 24 घंटे के फल जैसे 24 घंटे बीतता है वह डेड होने लगता है। ठीक है, और 3 से 5 दिन तक शुक्राणु जो होता है वो 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। जो अंडाणु होता है वह 24 घंटे तक जीवित रहता है। तो वह कुछ क्षण तक इसका वेट करेगा, किसका, स्पर्म का। जैसे ही स्पर्म आता है तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर जैसे फर्टिलाइजेशन ना हो, शुक्राणु ना आ पाए और अंडाणु से ना मिल पाए, तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, जो अनिषेचित अंडाणु होता है वह टूट करके गर्भाशय में आता है बच्चों, मतलब गर्भाशय में आएगा टूट करके, और यह टूटा हुआ अंडाणु तथा यूटेरस की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम टूट करके शरीर से बाहर, योनि मार्ग से बाहर निकलने लगती है। यह प्रक्रिया, इसे ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो बच्चों, क्या होता था, तो मैंने क्या बोला कि जो मादा अंडाणु होती है, अगर मादा अंडाणु का उपयोग ना हो बच्चों, तो यह टूट करके यूटेरस की आंतरिक अगर इस मादा अंडाणु का उपयोग ना हो बच्चों, ना हो, तो यह टूट जाता है, और टूट करके यूटेरस की आंतरिक परत भी टूटने लगती है। जैसे ये भी टूटेगा अनिषेचित अंडाणु, और यूटेरस की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में टूटेगी। तो एक तथा अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडाणु तथा एंडोमेट्रियम गर्भाशय की आंतरिक परत का टूट करके शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया
आर्तव चक्र कहलाती है। तो एंडोमेट्रियम जो होती है बच्चों वो हर महीने नई बनती है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों, देखते हैं यही प्रोसेस, यही सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है। तो बच्चों जब निषेचन ना हो, मतलब अनफर्टिलाइज एग तथा गर्भाशय की या यूट्रस की आंतरिक परत या इनर लेयर मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम टूट करके वेजाइना के थ्रू, मतलब कि योनि मार्ग के थ्रू शरीर से बाहर निकलती है, यह घटना आर्तव चक्र कहलाती है। ठीक है। आर्तव चक्र के समय बच्चों अनिषेचित अंडाणु के साथ साथ गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम भी थक्का के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। किससे बाहर निकलेगा? योनि मार्ग से बाहर निकलती है। तो इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। तो बच्चों अनफर्टिलाइज्ड एग और यूटेरस इनर लेयर मेम्ब्रेन, मतलब कि इनर लेयर एंडोमेट्रियम टूट करके बाहर निकलती है, यह प्रक्रिया मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। तो बच्चों ऐसे भी बोला जा सकता था कि आर्तव चक्र महिला में होने वाली महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया होती है। जैविक प्रक्रिया मतलब वो प्रक्रिया बच्चों जो जीव को जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है। वह प्रक्रिया जो जीव को जीवित रहने में या जीवन यापन करने में, शरीर को जीवन यापन करने में या जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए या बहुत आवश्यक हो, वो प्रक्रियाएं या वे क्रियाएं जो जीव को जीवित रहने में या जीवन को सुचारू रूप से चलाने में अति आवश्यक होती हैं, उन्हें हम जैविक प्रक्रिया बोलते हैं। तो जैसे जनन, श्वसन, पाचन, पोषण, वृद्धि, विकास, ये सारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। अब क्या होता है बच्चों, जो भी नेसेसरी, मतलब जो भी इसेंशियल आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। अब क्या होता है बच्चों, तो मैंने बोला कि आर्तव चक्र महिलाओं में होने वाली वह महत्वपूर्ण या एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो FSH, LH, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है और शरीर को गर्भधारण करने के लिए तैयार करती है। यह जो प्रक्रिया होती है वह शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करती है। तो बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र महिलाओं में होने वाली जैविक प्रक्रिया होती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, तीनों में से कोई परिभाषा लिख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शरीर में होने वाली वह जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भाशय गर्भधारण के लिए तैयार होता है। अगर निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम टूट करके रक्त के साथ बाहर निकलती है। यह घटना आर्तव चक्र कहलाती है। ठीक है। तो और ये जो आर्तव चक्र होता है बच्चों वो सामान्यतः 28 दिनों का होता है, कभी कभी यह 21 से 35 दिनों का। तो बच्चों यह आर्तव चक्र जो होता है वह सामान्यतः 28 दिनों का होता है, कभी कभी 21 से 35 दिनों का हो जाता है। दिन ज़्यादा और कम हो सकता है आर्तव चक्र में। वह बहुत सारी फीमेल की, मतलब वो लड़की या महिलाओं की बहुत सारी स्थिति पर डिपेंड करता है, तनाव और खान पान और भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ टर्म आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ टर्म आते हैं। पहला इसमें टर्म आता है बच्चों को मेनार्के क्या होता है। मेनार्के जिसे हम बोलते हैं रजोदर्शन बच्चों। दूसरा होता है अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। तीसरी इसमें टर्म आता है मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति। ये तीन आपसे अति लघुत्तरी में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब किसी लड़की में पहली बार मासिक धर्म आना शुरू होता है या प्रारंभ होता है या मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस उसमें प्रारंभ होती है तो यह घटना रजोदर्शन या मेनार्के कहलाती है। बच्चों जो होता है बच्चों आपका मेनार्के होता है, यह 11 से 14 वर्ष के बीच होता है। जब कोई लड़की 11 से 14 वर्ष की होती है तब उसमें मेनार्के या रजो दर्शन या रजो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कभी कभी बच्चों यह 10 से 16 वर्ष की भी हो सकती है। बच्चों मेनार्के यह दिखाता है बच्चों की जो फीमेल है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जननांग जो होता है या प्रजनन तंत्र होता है वह सुचारू रूप से परिपक्व हो चुका है, मतलब कि मादा युग्मक बनाने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है। और इसके बाद ही मेनार्के के बाद ही किसी लड़की में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
अब दूसरा इसमें टर्म आता है बच्चों ओव्यूलेशन क्या होता है। तो ओव्यूलेशन क्या होता है बच्चों, अंडाशय से परिपक्व अंडाणु या ओवम का बाहर निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाती है बच्चों। जो ओव्यूलेशन होता है बच्चों, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है सामान्यतः, तो 28 दिन की ही होती है। तो जो हम ओव्यूलेशन की का दिन होता है वह 14वें दिन होता है बच्चों। यह ओव्यूलेशन होता क्यों है बच्चों, तो ओव्यूलेशन का कारण होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से बढ़ जाता है बच्चों, तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है बच्चों। ओव्यूलेशन के फलस्वरूप जो अंडाणु होता है बच्चों, वह फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा और यह वेट करता है स्पर्म का। वहाँ पर यह अंडाणु स्पर्म का के आने का वेट करता है और वहीं पर इसकी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, या निषेचन की संभावना वहीं होती है अंडाणु की। मैंने संभावना क्यों बोला बच्चों आपसे, क्योंकि संभावना का जरूरी नहीं कि स्पर्म आ ही जाए। ठीक है, अगर कोई फीमेल अनमैरिड है तो कैसे स्पर्म आएगा उसके पास। ठीक है, अब इसमें थर्ड टर्म आता है बच्चों, तीसरा इसमें एक शब्द आता है रजोनिवृत्ति। ठीक है, तो रजोनिवृत्ति जिसे मेनोपॉज बोलते हैं बच्चों। तो यह महिला में बच्चों, जब कोई भी किसी महिला में मासिक धर्म का स्थायी रूप से या पूरी तरह से जब महिला में मासिक धर्म का आना बंद हो जाता है, तो यह क्रिया रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहलाती है बच्चों। मेनोपॉज की जो घटना होती है या जो मेनोपॉज होता है वो किसी भी महिला में 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है बच्चों। इसके कारण क्या होता है मेनोपॉज का ध्यान रखिएगा। इसका कारण होता है बच्चों कि अंडाणु का निर्माण, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण ना होना या अंडाणु का निर्माण बंद हो जाना। ठीक है, और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उनके स्तर में, हार्मोन के स्तर में कमी आना। अब बच्चों इस ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज के बाद महिला की जो प्रजनन क्षमता होती है वह घट जाती है। तो मेनार्की का क्या मतलब होता है बच्चों, पहली बार मासिक धर्म का प्रारंभ होना। ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना। और ब्लास्ट और मेनोपॉज का क्या मतलब होता है बच्चों, कि मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद हो जाना। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चों कुछ फेजेस मुझे बताने हैं, जिसकी बात मैं अगली वीडियो में करूँगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 फेज में बांट सकते हैं। ठीक है, वो 4 फेज कौन से हैं बच्चों, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप दिस हेल्प, स्टे सेफ।